Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze Out of Africa. In the previous video, I have already analyzed the passage, The War of the Worlds by H.G. Wells. So if you haven't watched that video, then please go and watch it. And we are analyzing डिस्क्रिप्टिव प्रोज. हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रोज को एग्जामिन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं. जो हम लोगों ने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स देखा था वो एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था एंड इट वाज फिक्शनल, यानी कि वो मनगढ़ंत थी एंड इट वाज ऑल अबाउट द राइटर्स इमेजिनेशन. ओके, लेकिन ये जो आउट ऑफ अफ्रीका है, इट इज़ अ मेमोयर बाय इसाक डेनिसन एंड ये फिक्शनल नहीं है, इट इज़ अ नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग. सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होती है वो फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकती है. आज के हमारे वीडियो का डिस्कशन रहेगा आउट ऑफ अफ्रीका बाय इसाक डेनिसन. एंड जो इसाक डेनिसन है ये इनका पेन नेम है. पेन नेम किसे कहते हैं कि कोई भी राइटर, कोई भी पोएट, ठीक है, जो अपने वर्क्स को किसी एक नाम से पब्लिश कराता है उसे हम लोग पेन नेम कहते हैं. ठीक है, एंड वो जो पेन नेम होता है वो उनका रियल नेम नहीं होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने लुइस कैरोल का थ्रू द लुकिंग ग्लास पढ़ा है सेकेंड ईयर में. सो लुइस कैरोल इज द पेन नेम, ये इनका पेन नेम है, मतलब ये अपने वर्क को इस नाम से पब्लिश कराते थे, लेकिन इनका रियल नाम था चार्ल्स लुडविग डॉटसन. सिमिलरली इसाक डेनिसन, ये इनका पेन नेम है लेकिन इनका रियल नेम है कैरन ब्लेक्सन. ठीक है, तो पेन नेम का मतलब होता है कोई भी राइटर जो अपने वर्क्स को जिस नाम से पब्लिश कराता है उसे हम लोग पेन नेम कहते हैं. जैसे जॉर्ज एलियट, ये इनका रियल नाम नहीं है, इनका रियल नाम है मैरी एन इवांस, लेकिन ये अपने वर्क्स को जॉर्ज एलियट के नाम से पब्लिश कराती थी, इसीलिए जॉर्ज एलियट इनका हो गया पेन नेम. एंड ये जो वर्क है आउट ऑफ अफ्रीका बाय इसाक डेनिसन, ये एक मेमोयर है. नाउ व्हाट इज अ मेमोयर? सो अ मेमोयर इज अ नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग बेस्ड ऑन राइटर्स पर्सनल मेमोरीज. यानी कि एक मेमोयर नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग होती है. नॉन फिक्शन यानी कि इट इज नॉट द इमेजिनेशन ऑफ दैट राइटर, मनगढ़ंत नहीं होती है, एंड ये सच्ची इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, नॉन फिक्शन उसे ही कहते हैं. एंड जो मेमोयर होता है वो राइटर के पर्सनल मेमोरीज से ली जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से ली जाती है. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, प्रियंका चोपड़ा ने एक अपना एक नॉवल लिखा था अनफिनिश्ड. सो वो एक मेमोयर है, क्योंकि उसके अंदर में जितना भी कंटेंट है वो अपने लाइफ के मेमोरीज एक्सपीरियंस से ली है एंड उसी के बारे में शी हैज टॉक्ड अबाउट इट. सो इट इज़ अ मेमोयर बाय प्रियंका चोपड़ा. सिमिलरली आउट ऑफ अफ्रीका इज अ मेमोयर बाय इसाक डेनिसन एंड इस बुक को इन्होंने पब्लिश कराया था 1937 में. पहले इस बुक को इंग्लिश में लिखा गया था, देन फिर इन्होंने दूसरे दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा था. आउट ऑफ अफ्रीका रिकाउंट्स द इवेंट ऑफ 17 इयर्स इन केनिया, ब्रिटिश अफ्रीका. देखिए जो राइटर थे इसाक डेनिसन, ये पहले अफ्रीका में रहते थे, देन व्हेन शी गॉट मैरिड तो वो ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में शिफ्ट हो गए. एंड अभी जो वो एरिया का नाम है वो है केनिया. ठीक है, अभी उस एरिया को केनिया नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले उसे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था, क्योंकि उस पार्ट ऑफ अफ्रीका को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, दैट्स वाई. तो वहाँ पे वो अपना 17 प्रेशियस ईयर्स वहाँ पे स्पेंड करती है एंड वहाँ पे वो अपना एक प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन को भी ओन करती है. एंड वहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंसेस हुआ है विच हैज़ टच्ड हर लाइफ, जितना भी पर्सन्स है उनके उनके लाइफ में इन पीरियड में, एंड इस बुक में उन्होंने इस बारे में बात की गई है. सो इट इज़ अबाउट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द 17 ईयर्स इन केनिया बाय इसाक डेनिसन. Then this book also talks about the colonial life and ये अफ्रीकन colonial life को भी दर्शाती है. सो ये जो पर्टिकुलर पैसेज है इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के बर्ड्स के बारे में जानेंगे. एंड ये जो पूरा entire book hai, it is about her life, and it also reflects the life in Africa when Britishers colonized that part. ठीक है, so इस text में we mainly focus on the description given by the writer on the birds. So let us begin analyzing the text. So I'm going to read every line and I'm going to analyze. Okay, so let's begin. Just at the beginning of long rains, in the last week of March or the first week of April, I have heard the nightingale in the woods of Africa. Which means just at the beginning of the long rains, which means कि जब रेनी सीजन शुरू होता है. रेनी सीजन कब शुरू होता है? मार्च के लास्ट वीक एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक के बीच में
तभी रेनी सीजन शुरू होता है, एंड वो नाइटिंगेल का को सुनती है इन द वुड्स ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के जंगलों में वो नाइटिंगेल को सुनती है। नॉट द फुल सॉन्ग, ठीक है, नाइटिंगेल के पूरे गाने को नहीं सुनती है, लेकिन कुछ नोट्स सुनती है, जैसे म्यूजिक में सॉन्ग में नोट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, तो वो नाइटिंगेल के कुछ नोट्स को सुनती है। द ओपनिंग बार्स ऑफ द कॉन्चेर्टो, ठीक है, कॉन्चेर्टो क्या होता है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होता है फॉर सोलो इंस्ट्रूमेंट। A rehearsal suddenly stopped and again began. And वो जो नाइटिंगेल थी वो कैसे गा रही थी, मतलब जैसे कुछ नोट्स अभी गए, then she stopped, then again she sang few notes, so she stopped and again began. It was as if in the solitude of the dripping woods someone was in a tree tuning a small cello. एंड राइटर को कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस ड्रिपिंग वुड्स में, ड्रिपिंग यानी वेट, वेट फॉरेस्ट में, क्योंकि बरसात का मौसम था, ठीक है, इस वेस्ट फॉरेस्ट में, इस सॉलिट्यूड में, इस एकांत में कोई है जो ट्री में बैठा हुआ है, एंड वो अपने सीलो को ट्यून कर रहा है। सीलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा वायलिन होता है, उसको सीलो कहते हैं। एंड ट्यूनिंग का मतलब होता है कि जैसे इफ यू एवर हैव बीन टू एन ऑर्केस्ट्रा, तो आप देखेंगे कि जो पहला कुछ मिनट्स जो होता है वो लोग ट्यून करता है, यानी कि सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। सो ट्यूनिंग का मतलब ये वही होता है। तो राइटर को क्या लग रहा था कि इस फॉरेस्ट में कोई है, इस एकांत फॉरेस्ट में कोई है जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, एंड वो अपने सीलो, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहा है, ट्यून कर रहा है, बिकॉज वो पूरा गाना तो सुनी नहीं थी, शी हर्ड ओनली फ्यू नोट्स। It was, however, the same melody and the same abundance and sweetness as was soon to fill the forest of Africa from Sicily to Elsinore, which means कि ये जो उस नोट्स का जो मेलोडी था, उस नोट्स का जो स्वीटनेस था, वो पूरे यूरोप के जंगल में क्या हुआ, फैल गया, ठीक है, पूरे यूरोप के जंगल में वो गूंज उठा। We had the black and white storks in Africa, the birds that build their nests upon the thatched village roofs of northern Europe. And वो कहती है कि अफ्रीका में वहाँ पे कैसे बर्ड्स होते थे, ब्लैक एंड वाइट स्टॉक होते थे, ठीक है। तो पहले शी टॉक्ड अबाउट नाइटिंगेल, एंड अभी शी इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड वाइट स्टॉक। एंड ये जो स्टॉक्स थे, ये यूरोप में क्या करते थे, थैच्ड विलेज के ऊपर अपना नेस्ट बनाते थे। थैच्ड विलेज यानी कि जैसे कोई भी रूफ यानी कोई भी छत अगर बैम्बू स्टेक या स्ट्रॉ से बनी होती है, उसे हम लोग थैच्ड रूफ कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो लोग अपना घोंसला बनाते थे। they look less imposing in Africa than they do there, which means कि अभी जिस जगह में जो राइटर है, एंड ये जो स्टॉक्स है दे माइग्रेट, यानी कि जब अगर फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहता कहीं पे भी, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे अगर वो लोग बहुत ज़्यादा ठंड जगह में है तो लोग थोड़े वार्मर जगह में माइग्रेट कर जाते हैं। तो हो सकता है जब राइटर जब अफ्रीका में थी, अपने बर्थ प्लेस में जब थी, तो वहाँ पे वो कुछ स्टॉक्स को देखी थी, एंड जब वो केनिया में थी, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पे जो स्टॉक्स देखी थी उसके बारे में वो कंपेयर शायद कर रही है, क्योंकि इस पैसेज को पढ़ के वैसे ही समझ में आ रहा है। तो राइटर बोलती है कि दे लुक लेस इम्पोजिंग इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में जो स्टॉक्स थे वो इतने ज़्यादा लार्ज नहीं थे, इतने ज़्यादा हैवी, इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। इम्पोजिंग इज क्वाइट लार्ज हैवी, ठीक है, देन दे डू देयर, यानी कि अभी वो जहाँ पे है वहाँ के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोजिंग है, which means they are very large and heavy. For here they had such tall and ponderous birds, ponderous yani heavy and large, such as the marabout and the secretary bird to be compared to. और यहाँ पे जो birds है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े and large ponderous birds है। कौन कौन से birds है, marabout and secretary birds है, ठीक है। द स्टॉक्स हैव गॉट अदर हैबिट्स इन अफ्रीका दैन इन यूरोप, एंड अफ्रीका में जो स्टॉक है उनकी कुछ अलग आदतें हैं। जैसे वो लोग हमेशा एक कपल के फॉर्म में रहेंगे, जैसे कपल के फॉर्म में रहते हैं ना, दो का एक जोड़ा, जस्ट लाइक दैट, where they live as married couple and are symbols of domestic happiness. And अफ्रीका में इन स्टॉक्स के कपल को सिंबल माना जाता है किसका, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे के घर में कबूतर रखा जाता है, दो कबूतर, एंड बोला जाता है कि ये दाम्पत्य जीवन का ये है, सिंबल है। सिमिलरली अफ्रीका में भी जो स्टॉर्क होते थे वो लोग कपल में रहते थे, एंड दे यूज्ड टू बी considered as a symbol of domestic happiness.
हियर दे आर सीन टुगेदर इन बिग फ्लाइट्स एज इन क्लब्स। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो लोग फ्लाइट्स में होते हैं। फ्लाइट यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे ग्रुप में होते हैं लोग, ठीक है। दे आर कॉल्ड लोकस्ट बर्ड्स इन अफ्रीका। इनको लोकस्ट बर्ड कहा जाता है अफ्रीका में। एंड फॉलो अलोंग व्हेन द लोकस्ट come upon the land, living high on them, they fly over the plains to where there is a grass fire on, circling just in front of the advancing line of small leaping flames, high up in the scintillating rainbow colored air and the grey smoke, on watched for the mice and snakes that run from the fire। विच मीन्स यहाँ पे जो लोकस्ट बर्ड होती है, वहाँ जहाँ पे भी अगर आग लगती है, ठीक है, जहाँ पे भी ग्रास फायर होती है, वहाँ पे वो लोग एक गोल करके घूमते हैं। दे 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 सर्कल अराउंड द ग्रास फायर। क्यों? क्योंकि उस फायर से हो सकता है कभी चूहा निकले, कभी स्नेक निकले, ठीक है। एंड वो लोग क्या करते हैं, उन लोग खा जाते हैं, स्टॉक सब उन चूहा एंड स्नेक्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो वो बताया गया। The storks have a gay time in Africa. Gay यानी कि happy. So the storks have a happy time in Africa. यानी कि जब storks अफ्रीका में होती है तो उन लोग का जो समय होता है बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट देयर रियल लाइफ इज नॉट हियर। लेकिन यहाँ जो उनका रियल लाइफ है, असली जीवन है, वो यहाँ पे नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू, स्टॉक्स माइग्रेट करती हैं, तो उस बारे में राइटर कह रही हैं। एंड व्हेन द winds of spring bring back thoughts of mating and nesting, their hearts are turned towards the north, they remember old times and places and fly off। which means कि जब मीटिंग का समय आता है, ठीक है, जब नेस्टिंग का समय आता है, जब घोंसला बनाने का समय आता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, तो लोग फिर अपने बर्थ प्लेस में चले जाते हैं, ठीक है, अपने पुराने समय को याद करते हैं, फिर उड़ के उस जगह में चल जाते हैं। टू एंड आर शॉर्टली बैक आफ्टर वेटिंग इन दी कोल्ड बॉक्स ऑफ देयर बर्थ प्लेसेस, ठीक है, अपने बर्थ प्लेसेस में चले जाते हैं। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो फिर वो लोग दे माइग्रेट टू दी वार्मर प्लेस। The crested cranes which come on to the newly rolled and planted maize land to steal the maize out of the ground। अब यहाँ पे जो क्रेस्टेड क्रेन्स है, एक तरह की क्रेन है, लेकिन इट हैज़ नेशनल इम्पोर्टेंस इन युगांडा। अगर आप युगांडा के नेशनल फ्लैग को देखें तो फ्लैग के बीच में वो एक क्रेन, एक बर्ड का पिक्चर बना होता है। तो वो बर्ड क्या है, वो क्रेस्टेड क्रेन है, ठीक है। एंड इसको बहुत शुभ माना जाता है युगांडा में, इसीलिए उनके फ्लैग में भी वो बर्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही हम लोग मेज लगाने का जैसे सीजन आता है, मेज यानी कि मकई, तो हम लोग बीज बोते हैं ना, तो बहुत सारा जो पक्षियाँ होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो मिट्टी से बीज को निकाल लेती है और खा जाती है, ठीक है। तो वही कहा गया है, द क्रेस्टेड क्रेन्स विच कम ऑन टू द न्यूली रोल्ड एंड प्लांटेड मेज लैंड टू स्टील द मेज आउट ऑफ द ग्राउंड मेक अप फॉर द रॉबरी बाय बीइंग बर्ड्स ऑफ गुड ओमेन। एंड युगांडा में इनको बहुत ही अच्छा सिंबल माना जाता है। क्रिस्टल क्रेन्स आर कंसिडर्ड एज गुड ओमेंस, शुभ शगुन माना जाता है। अनाउंसिंग द रेन। एंड ये जो बर्ड्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आ जाती है तो हम बोलते हैं कि अब बारिश होने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अगर क्रिस्टल क्रेन को देखा जाता है, इफ़ यू कैन स्पॉट क्रिस्टल क्रेन्स विच मीन्स कि रेन विल कम, ठीक है, इट विल रेन। एंड ऑल्सो बाई डांसिंग टू अस। एंड ये जो क्रिस्टल क्रेन्स होती है, ये एक डांस करती है, देखिएगा। जैसे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो लोग एक डांस को परफॉर्म करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, वो लोग अपने मेट को भी अट्रैक्ट करने के लिए दे डांस, राइट। सो व्हेन द टॉल बर्ड्स आर टुगेदर इन लार्ज नंबर, ये लोग ग्रुप में होते हैं, इट इज़ अ फाइन साइट टू सी देम स्प्रेड देयर विंग्स एंड डांस। एंड ये लोग क्या करते हैं, विंग्स को स्प्रेड करके क्या करते हैं, डांस करते हैं। क्रिस्टल क्रेन्स आर वेरी टॉल, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी फाइन साइट टू वॉच, इट्स अ डिलाइट टू वॉच देम। देयर इज मच स्टाइल इन द डांस एंड अ लिटिल अफेक्टेशन। यानी कि उनके स्टाइल, उनके डांस में बहुत स्टाइल होता है, एलिगेंस होता है, एंड बहुत कम दिखावा होता है। अफेक्टेशन यानी कि दिखावा, ठीक है, जो आर्टिफिशियल जो हम लोग करते हैं ना, दिखाते हैं ना, वो नहीं होता है उनके अंदर, ठीक है। बहुत ही नेचुरल सा डांस होता है। For why, when they can fly, do they jump up and down as they were held onto the earth by magnetism? The whole ballet यानी the whole group has a sacred look, यानी कि बहुत पवित्र लगता है देखने में। Like some ritual dance, ऐसा लगता है कि कोई पूजा जब भी होता है, हम लोग जब डांस करते हैं पूजा में, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल, वैसा लग रहा है उनका डांस।
Perhaps the cranes are making an attempt to join heaven and earth, and उनको देख के क्या लगता है कि वो लोग कोशिश कर रही है कि जो अर्थ है और हेवन को है क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, यानी स्वर्ग और अर्थ का मिलन हो जाए। लाइक द विंग्ड एंजल्स वॉकिंग अप एंड डाउन जेकॉब्स लेडर। यहाँ पे जो जेकॉब्स लेडर है ये एक बिब्लिकल एल्यूजन है, एंड ये माना जाता है कि इस लेटर को यूज किया जाता था फ्रॉम अर्थ टू गो टू दी हेवन, सो इट इज अ रेफरेंस फ्रॉम दी बाइबल। ओके, सो उन वो जब डांस करती थी तो भी ऐसा लगता था कि दे आर इन अटेम्प्ट टू जॉइन अर्थ टू हेवन। With their delicate pale grey coloring, the little black velvet skull cap, and the fan-shaped crown, the cranes have all the air of light frescoes। अब यहाँ से देखिए इनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया, यानी कि इनका जो पूरा अपीयरेंस है इट लुक्स लाइक अ फ्रेस्को। फ्रेस्को यानी कि वॉल पेंटिंग होता है, पहले ग्रीक सिविलाइजेशन में ये सब किया जाता था, फ्रेस्कोस होते थे, वॉल में पेंटिंग किया जाता था। सो दे आर लाइक पेंटिंग, दे लुक वेरी प्लीजेंट बिकॉज इतने अच्छा से इनको डिस्क्राइब किया गया, इनका इतना अच्छा इनका अपीयरेंस है, जैसे ब्लैक वेलवेट स्कल कैप, fan shaped crown, okay, and the cranes have all the air of light frescoes, so they look like frescoes when they dance, when they are in together। Okay, so when after the dance they lift and go away to keep up the sacred tone of the show, they give out by the wings or the voice, यानी कि जैसे ही वो उनका डांस खत्म हो जाता है, जैसे ही वो उड़ जाते हैं तो उनके विंग्स को फ्लैप, जैसे वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं तो एक साउंड बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही पवित्र सा साउंड प्रोड्यूस होता है, या हो सकता है वो अपने माउथ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, नोबडी नोज दैट। द वॉइस एंड अ क्लियर रिंगिंग एज इफ अ ग्रुप ऑफ चर्च बेल्स, यानी कि ऐसा लगता है कि चर्च में जो बेल होता है उनको क्या किया जा रहा है, बजाया जा रहा है, ठीक है, हैड टेकन टू द विंग्स एंड वाज सेलिंग ऑफ। एंड ऐसा भी लगता है कि जो चर्च बेल है उनके पंख आ गए हैं एंड दे आर फ्लाइंग, क्योंकि वैसा घंटियों वाला आवाज आता है। You can hear them a long way away, even the birds themselves have become invisible in the sky। यानी कि birds उड़ के बहुत दूर चली जाती हैं, they become invisible, लेकिन जो उनका जो sound रहता है जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी देर तक रहता है, and it is very pleasant, very secret to hear that। and इनके sound को कहा गया chime for the clouds, यानी कि जो बादलों का छनकार कहा गया है इनके sounds को। okay, सो दिस वाज द बर्ड, द क्रेस्टेड क्रेन्स। आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से बर्ड्स का ये डिस्क्रिप्शन दे रही है। नेक्स्ट, द ग्रेटर हॉर्नबिल। द ग्रेटर हॉर्नबिल वाज अनदर विजिटर टू द फार्म, यानी कि ये हॉर्नबिल जो थी ये भी उनके फार्म को क्या करती थी, विजिट करती थी, उस एरिया को क्या करती थी, विजिट करती थी। एज आई टोल्ड यू बर्ड्स डू माइग्रेट, ठीक है, फॉर मेनी रीजंस, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। and came there to eat the fruits of Cape Chestnut tree। and great hornbill वहाँ पे क्यों आती थी, केप चेस्टनट ट्री को खाने के लिए आती थी, उनके फ्रूट्स को खाने के लिए आती थी। दे आर वेरी स्ट्रेंज बर्ड्स, बहुत ही स्ट्रेंज बर्ड्स थी वो लोग। इट इज़ एन एडवेंचर और एन एक्सपीरियंस टू मीट देम, नॉट ऑल टुगेदर प्लीजेंट फॉर दे लुक एक्सीडिंगली नोइंग, ठीक है, उनको मिलना एक एडवेंचर की तरह होता था। ओके, and one morning before sunrise I was woken up by loud jabbering outside the house। and writer कहती है कि एक सुबह सनराइज के पहले, यानी कि सूरज उठने से पहले मैं उठ गई थी। क्यों? क्योंकि बाहर से, घर के बाहर से बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज आ रहा था। जैबरिंग यानी कि एक तरह का नॉइज, एक तरह का इनआर्टिकुलेट नॉइज प्रोड्यूस बाय समबडी और अ ग्रुप। एंड व्हेन आई वॉकड आउट ऑन द टेरेस आई सॉ 41 हॉर्नबिल। और जब वो टेरेस पे आती है, ठीक है, जब वो टेरेस पे आती है, छत पे आती है, तो वो क्या देखती है कि एक पेड़ में 41 हॉर्नबिल्स बैठे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट, एंड उन लोग ऐसे लग रहा है कि बात कर रहे हैं। There they look less like birds than like some fantastic articles of finery set on the trees here and there by a child। इसका मतलब, एंड वो लोग बर्ड्स जैसे नहीं लगते थे, 41 थे एंड सब टेनियो में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कि हम लोग शो पीस रखते हैं ना सजाने के लिए घर को, ऐसा लग रहा है कि वो उस पेड़ को शो पीस के जरिए सजाया गया है बाय अ चाइल्ड। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था देखने में। ब्लैक they all wore, and उनका कलर क्या था, ब्लैक, they were all black with the sweet noble black of Africa, dear darkness absorbed through an age like old suit, that makes you feel that for elegance, figure and vivacity no color rivals black।
ओके, ऑल द हॉर्नबिल्स वर टॉकिंग टुगेदर इन द मेरिएस्ट मूड, यानी कि जितने भी हॉर्नबिल्स थे, ऑल द 41 हॉर्नबिल्स वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे वर इन द मेरिएस्ट मूड. मेरिएस्ट यानी कि दे आर इन द हैप्पीएस्ट मूड, दे सीम्ड वेरी वेरी हैप्पी. But with joyous deportment like a party of inheritors आफ्टर अ फ्यूनरल. लेकिन वो लोग जैसे खड़े थे, जैसा उनका पोजीशन था, डिपोर्टमेंट यानी कि पोजीशन था, ऐसा लग रहा था कि फ्यूनरल के बाद बहुत सारे लोग आ जाते ना, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट. तो दे सीम्ड लाइक अ पार्टी ऑफ इनहेरिटर्स आफ्टर अ फ्यूनरल. ठीक है, तो उनके पोजीशन को ऐसा कहा गया है. सो यू नीड टू मार्क दैट. The morning air was as clear as crystal, the sombre party was bathing in freshness and purity, and behind the trees and the birds the sun came up. यानी कि उसके बाद क्या हो जाता है, सुबह हो जाता है, सनराइज होता है, एंड अ डल रेड बॉल. ठीक है, तो सुबह सुबह में सन कैसा लगता है, एक एक बहुत ही ऑरेंज कलर का लगता है ना, तो अ डल रेड बॉल. यू वंडर व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे यू आर टू गेट आफ्टर सच एन अर्ली मॉर्निंग. एंड इस दृश्य के बाद आप समझ सकते हो कि उसका दिन कैसे बीता होगा, ठीक है, या कैसा जाएगा उनका दिन. देन फ्लेमिंगोज के बारे में कहा गया. सो द फ्लेमिंगोज आर मोस्ट डेलिकेटली कलर्ड of all the African birds, pink and red like a flying twig of an oleander bush. ठीक है, when I was reading this passage, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी बर्ड्स में, तो मैंने गूगल किया एंड आई सॉ द पिक्चर्स एंड दे वर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप फ्लेमिंगो को गूगल में सर्च करते हैं, उसके पिक्चर्स को देखते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे लुक लाइक ओलियंडर बुश. यानी कि ओलियंडर बुश अगर देखें तो दे आर पिंक इन कलर, उनका जो ट्विग होता है, टहनी होता है, पिंक कलर का होता है, एंड जो फ्लेमिंगोस होता है वो भी एकदम पिंक, बेबी पिंक तरह का होता है, एंड बहुत अच्छा लगता है. अगर आप उनको उड़ते हुए देख लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ओलियंडर का बुश, ओलियंडर का ट्विग क्या हो रहा है, उड़ रहा है. सो फॉर दैट pleasantness, you need to search on Google, you need to see how the birds looks like. Okay, so they have incredibly long legs, and the bizarre and recherche curves of their necks and bodies seem as if from some exquisite traditional prudery they were making all attitudes and movements in life as difficult as possible. यानी कि उनका जो पैर था वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, लंबा लंबा होता है इनका पैर. ठीक है, एंड इट लुक्स वेरी वियर्ड, और वियर्ड भी लगता है बहुत देखने में. एंड इनका जो कर्व्स होता है पूरा बॉडी में, यानी कि पैर भी बहुत लंबा होता है, एंड जो उनका जो नेक होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग, और कर्व होता है उसमें बहुत ज़्यादा, मुड़ाव होता है उसमें बहुत ज़्यादा, एकदम यू शेप का. ठीक है, तो उसी के बारे में वो कह रही है. ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली कोई क्या कर रहा है, एक ट्रेडिशन होता है ना कि एकदम सर झुका के रखना विथ एक्स्ट्रा मॉडेस्टी. तो उनको, राइटर को वैसा लग रहा है. I once traveled from Port Said to Marseille in a French boat that had on board a consignment of 150 flamingos, which were going to the Jardin d'Acclimatation in Marseille. They were kept in large dirty cases with canvas sides, each standing up close to one another. अब यहाँ पे राइटर अपनी एक एक्सपीरियंस को बता रही है, एक इंसिडेंट को बता रही है कि जब वो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम पोर्ट से टू मार्सले, वहाँ पे वो क्या देख रही थी कि एक बॉक्स में एक मतलब ऑर्डर आया होगा, 150 फ्लेमिंगोज को क्या किया जा रहा था, लेके जाया जा रहा था टू समवेयर. एंड वहाँ पे वो देखती है इतने सारे फ्लेमिंगोज को फॉर ट्रेड पर्पसेस, फॉर कमर्शियल पर्पसेस उनको लेके जाया जा रहा है. They were kept in large dirty cases with canvas sides 10 in each, यानी कि एकदम बहुत गंदे केसेस में, डब्बे में रखा जा रहा था. 10 in each मतलब हर एक डब्बा में 10 को फ्लेमिंगोस था. Standing up close to one another, the keeper who was taking the birds over told me that he was counting on losing 20% of them on a trip. एंड जो ट्रेडर था वहाँ का, ठीक है, जो कीपर था, वो क्या कहता है राइटर को कि जितना फ्लेमिंगोज हम लेके जा रहे हैं 20% आई विल लूज. क्यों? क्योंकि अगर मान लो 100 लेके जा रहे हैं तो फ्लेमिंगोज आर वेरी डेलिकेट. ठीक है, और अगर आप उसको अपने हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में शिफ्ट करोगे देन बहुत कम ही सर्वाइव कर पाता है. ठीक है, तो हैबिटाट के चेंजेस के वजह से भी, वेदर के चेंजेस के वजह से भी दे डाई, एंड बहुत बार ट्रैवल के वजह से भी दे डाई. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी डेलिकेट, राइट. तो कीपर पहले ही बोलता है कि जितना हम लेके जा रहे हैं उतना तो 20% आई विल लूज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम विल डाई. ठीक है, 20% विल ऑफ देम विल डाई.
they were not made for that sort of life. In rough weather, they lost their balance, their legs broke, and the other birds in the cage trampled on them. जैसे मैंने कहा कि अगर उसका हैबिटेट चेंज होता है तो उसमें भी वेदर चेंज होता है, उसमें भी वो लोग मारे जा सकते हैं, उनके लेग्स टूट सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैवल, ठीक है। एंड वही ट्रैवल की वजह से भी बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे फ्लेमिंगोज मर सकते हैं। At night, when the wind was high in the Mediterranean and the ship came down in the waves with a thump, at each wave I heard in the dark. And जैसे ही सी में वो लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो वेव्स आती है, तो कैसे वेव के झटके से शिप को भी झटका मिलता है, ठीक है। जितना भी झटका मिल रहा था शिप को, उतना फ्लेमिंगोस क्या कर रही थी, श्रिक कर रही थी, यानी चिल्ला रही थी, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आई सॉ द कीपर टेकिंग आउट 1 or 2 डेड बर्ड्स, यानी कि हर एक सुबह वो राइटर देखती हैं कि 1 या 2 मरे हुए फ्लेमिंगोस को वो क्या करते थे, वो पानी में फेंक देते थे, एंड थ्रोइंग देम ओवरबोर्ड, क्योंकि वो लोग मर जाते थे, राइट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेदर और बिकॉज ऑफ द ट्रैवल ऑल्सो। The noble wader of the Nile, okay, the sister of the lotus, which floats on the landscape like a stray cloud of sunset, had become a slack cluster of pink and red feathers with a pair of long thin sticks attached to it। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइन है यहाँ पे। जो फ्लेमिंगोज है उनको कहा गया है द नोबल वेडर ऑफ द नाइल, द सिस्टर ऑफ लोटस कहा गया है, विच फ्लोट्स ओवर द लैंडस्केप लाइक अ स्ट्रे क्लाउड्स ऑफ सनसेट, यानी कि अब उनको देख के कैसा लगता है कि जैसे मरे हुए फ्लेमिंगोज को पानी में फेंक दिया तो वो ऐसे ही अभी बह रहे हैं, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रे क्लाउड ऑफ सनसेट, ठीक है। एक स्लैक क्लस्टर ऑफ पिंक एंड रेड फिदर देखने में लग रहा है, एंड उस फिदर्स में क्या अटैच्ड है, ए पेयर ऑफ, यानी कि 2 लंबे लंबे स्टिक्स अटैच्ड है, ठीक है। सो you can get a picture of it, right? The dead birds floated on the water for a short time, knocking up and down in the wake of the ship before they sank. So this was the entire passage out of Africa, and इस passage में you got an ample description of the birds. So first you looked at nightingale, then the storks, okay, then the crested cranes, then the greater hornbill, and lastly the flamingos. तो इन 6 बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन इस पैसेज में दिया गया है, एंड यू नीड टू नो कौन कौन सा वर्ड्स किस बर्ड्स के लिए यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे फ्लेमिंगोस को कहा गया है द नोबल वेडर ऑफ नाइल, द सिस्टर ऑफ लोटस। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। So I hope you have understood this analysis, you have understood everything. So if you really have understood and if you have really have liked this video, then please give it a like and subscribe to my channel for further videos. Till then, I'm signing out, and happy learning.